देखकर मुझे घूर रहा हो। जैसे वो साया हिल ही नहीं रहा था, पर उसकी चुप्पी अंदर तक चुभ रही थी। फिर मैंने एक्सीलेटर दबाया और ऑटो चल पड़ा। लेकिन जितना आगे बढ़ता उतना ही तापमान ठंडा होता जाता। सीने में एक बोझ सा महसूस हो रहा था, जैसे किसी ने भीतर की हवा को कांच की तरह जमा दिया हो। फिर मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। सड़क पर अजीब बदलाव नजर आ रहे थे और लाइट्स भी धुंधली हो रही थी। सड़क खाली होती जा रही थी और हर मोड़ किसी अनजाने अंधेरे में बदलता जा रहा था। मुंबई की जानी पहचानी सड़कें किसी अजनबी शहर की तरह लग रही थी। फिर कुछ देर के बाद मुझे एहसास हुआ, पीछे बैठा वो कुछ अब भी वहीं था। ऑटो का बैक मिरर धीरे धीरे धुंध से भरता जा रहा था, लेकिन धुंध के बीच एक आकृति का आकार और भी स्पष्ट हो रहा था। एक पतला लंबा ठंडा साया जिसका चेहरा अब भी कालेपन में डूबा हुआ था, जैसे उसके पास चेहरा ही नहीं, सिर्फ एक खाली जगह थी। मुझे लग रहा था कि वो मुझे कहीं पर लेकर जा रहा है और मैं अपने ऑटो का मालिक रह ही नहीं गया था, सिर्फ एक चलती हुई कब्र में फंसा हुआ इंसान बन गया था। सड़कें बदलती गईं, मोड़ भी बदलता गया और गली और फ्लाईओवर भी बदलते गए। और फिर मैं एक ऐसी सड़क पर पहुंच गया जिसे मैंने अपनी जवानी से लेकर आज तक कभी भी देखा नहीं था। चारों ओर धुंध थी, लाइट्स भी बंद थी। सड़क इतनी शांत थी कि मेरे ऑटो का इंजन भी किसी अनजानी जगह में गूंजने लगा था। तभी मेरे ऑटो का इंजन अपने आप ही बंद हो गया। बाहर बिल्कुल सन्नाटा और अंदर बर्फ जमा देने वाली ठंड थी। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, पीछे मुड़कर देखना या फिर चुप बैठकर इस रात को अपनी आखिरी रात मान लेना। मैंने धीरे धीरे शीशे में देखा, जो पहले धुंध में था अब वो साफ दिखने लगा था। एक लंबी झुकी हुई काली आकृति जिसका चेहरा किसी गहरी खाली जगह की तरह था, जिसके हाथ इंसानी हाथ नहीं बल्कि बर्फीले पंजों की तरह थे, जिसके शरीर के आसपास हवा नहीं बल्कि बस ठंड का घना धुआं था। और फिर उस साये ने पहली बार हिलना शुरू किया, धीरे धीरे मेरी तरफ झुकते हुए, जिस वजह से मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी मैंने अपनी आंखें कस के बंद कर ली। फिर ऑटो का इंजन अपने आप ही स्टार्ट हो गया और मैंने हिम्मत करके अपनी आंखें खोली तो सड़क वही थी। लाइट्स वापस से जल रही थी और पीछे की सीट पूरी तरह से खाली थी, लेकिन सीट पर एक निशान पड़ा था, बर्फ जैसा सफ़ेद फैलता हुआ एक इंसानी आकृति का निशान। मैंने ऑटो को सड़क पर दौड़ा दिया और घर पहुंचकर सीधा सोने की कोशिश करने लगा। लेकिन उस रात के बाद से मेरे ऑटो के पीछे की सीट पर बैठने वाला कोई भी यात्री कुछ सेकंड के लिए ठंड महसूस करता है, और उस ठंड के महसूस होते ही मैं इतना तो जान जाता हूँ कि वो साया पूरी तरह से गया नहीं, बस किसी दूसरी सवारी की तलाश में है। दोस्तों, फिर उस रात के बाद से मैं खुद को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो हुआ वो सिर्फ मेरा वहम था, लेकिन वहम कभी भी ऑटो के मीटर को 10 डिग्री सेल्सियस पर नहीं रोक सकता। वहम कभी भी पीछे सीट पर बर्फ जैसा निशान नहीं छोड़ सकता, और वो वहम कभी भी तब नहीं टलता जब आप उसे भूल चुके हों। उस घटना को लगभग अब 1 हफ्ता हो गया था और मैं अब भी रात में अकेले सो नहीं पा रहा था। हर रात ऐसा लगता कि कमरे में तापमान अचानक कुछ सेकंड के लिए गिर जाता है, जैसे कोई अदृश्य चीज मेरे पास से गुजर रही हो, जैसे वो मुझे याद दिला रही हो कि वो गया नहीं है। मैंने ऑटो की पीछे की सीट पर उस सफ़ेद निशान को साफ कर दिया था, कई बार साबुन से भी धोया, कवर भी बदल दिया, लेकिन धुले हुए कपड़ों पर भी एक हल्की सी सफ़ेदी वापस उभर आती है, जैसे वो खुद को मिटने नहीं देना चाहता हो। मैंने तय किया कि मैं रात में ऑटो अब नहीं चलाऊंगा, लेकिन शहर और किस्मत दोनों पूछ कर नहीं आते, क्योंकि मेरे पास पैसा अब ख़त्म हो रहा था। मेरे घर का भी किराया बाकी था और बच्चों की स्कूल की फीस का समय भी था। मुझे मजबूरी में फिर से रात में निकलना पड़ा, और उस रात हवा अजीब तरह से शांत थी, समुद्र भी जैसे रुक गया हो। स्ट्रीट लाइट पहले की तरह धुंध पैदा नहीं कर रही थी, पर माहौल फिर भी भारी था, एकदम घुटन भरा। मैंने अपने ऑटो स्टार्ट किया और जैसे पीछे सीट की तरफ नज़र पड़ी तो कुछ हल्का सा खिसकता हुआ दिखा, जैसे कपड़ा किसी वजन से नीचे दबा हो। फिर धीरे धीरे अपने आप वो ऊपर उठ गया। मैंने खुद को समझाया, ये हवा होगी, शायद मेरा मन खेल खेल रहा है। फिर करीब 1 घंटे के बाद एक सवारी मिली जो एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहती थी। मैंने सोचा काम अच्छा मिल गया। जैसे ही वो सवारी पीछे बैठी तो मैं चौकन्ना हो गया, लेकिन इस बार तापमान में 1 भी डिग्री का फर्क नहीं पड़ा, जिस वजह से मेरी उम्मीद जगी। शायद जो हुआ वो सच में सिर्फ एक अजीब हादसा था।
हम एयरपोर्ट के पास ही पहुंच रहे थे कि पीछे बैठी सवारी ने हाथ ऊपर उठाकर अपने सिर को खुजलाने जैसा एक हल्का सा मूवमेंट किया और उस मूवमेंट के दौरान मैंने सीट के दूसरी तरफ एक दूसरा हिलना महसूस किया, जैसे पीछे सिर्फ एक इंसान नहीं 2 जने बैठे हों। फिर मैंने जल्दी से अपना शीशा चेक किया तो यात्री तो दिख रहा था, पर उसके बगल में एक अजीब सा साया जो कि धुंधला था और बिना चेहरे का, बिना हरकत के, लेकिन वो मौजूद था, जैसे वो कहीं गया ही नहीं था, बस एक इंतज़ार कर रहा था। अब मेरी सांसें धीमी हो गई, माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उस सवारी के उतरते वो साया हिला जैसे अपनी जगह बदल रहा हो, और जैसे वो हिला तो सीट की फॉर्म अंदर धंस गई, मानो जैसे कोई भारी चीज़ बैठी हो। फिर मैंने तुरंत ही अपना ऑटो रोक दिया तो वहाँ की सड़क सुनसान थी। एयरपोर्ट की लाइट्स भी अजीब तरीके से अब मुझे फीकी दिख रही थी, जैसे सब कुछ एक मोटी ठंड की परत में दब गया हो। पर मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली कुछ सेकंड की खामोशी के लिए। फिर पीछे की सीट पर किसी बर्फीली चीज़ के खिसकने की आवाज़ आई। कुछ लुढ़कने जैसा था वो, जैसे कोई ठंडा भारी नामालूम शरीर। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। फिर अचानक ही मेरे दाएं कान के पास बहुत हल्का सा, बहुत धीमा सा एक ठंडी सांस लेने जैसी अनुभूति हुई, जैसे वो अब ठीक मेरे बगल में आ गया हो, जैसे वो मेरी गर्मी को सूंघ रहा हो। तभी मेरे सीने में दर्द होने लगा, गहरी चुभती हुई ठंड की वजह से। तभी ऑटो के बाहर एक कार का हॉर्न हुआ, एक हल्की रोशनी आई और उसी क्षण ठंड जैसे किसी ने खींचकर निकाली हो। तापमान मीटर तेजी से ऊपर जाने लगा तो मैंने तुरंत ही पीछे मुड़कर देखा तो सीट पूरी तरह से खाली थी, लेकिन इस बार सिर्फ सफ़ेद ही निशान नहीं था, सीट का एक कोना पूरी तरह जमा हुआ था। उंगली रखने से भी ध्वन ध्वन की आवाज़ आ रही थी। घर लौटकर मैंने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया, पर रात को जब सोने की कोशिश की तो मुझे लगा कि मेरे बगल वाली खिड़की के पास कमरे का तापमान धीरे धीरे गिर रहा है। तभी मैंने खिड़की की तरफ देखा तो एक लंबी बर्फीली उंगली का निशान उभरता हुआ जा रहा था। वो धीरे से सीधे मेरी तरफ खिंचता हुआ, जैसे वो अब सिर्फ मेरी सवारी नहीं बल्कि मेरे घर तक पहुंच गया हो। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में एक और भूतिया कहानी की ओर, जो कि एक ऑटो ड्राइवर की है। दोस्तों, उस रात ठीक 2:33 हो रहे थे। ये वो क्षण होता है जब शहर की नसों में बहने वाला शोरगुल जम जाता है। ये वो समय है जब नियम टूटते हैं और वास्तविकता की परतें उतरने लगती हैं। मैं जयंत अपनी पुरानी भरोसेमंद ऑटो रिक्शा, जिसे मैं प्यार से काल चक्र कहता हूँ, लेकर निकल चुका था। दिन की भाग दौड़ ने शरीर को निचोड़ दिया था, लेकिन मेरी आत्मा को असली सुकून इसी आधी रात के सन्नाटे में मिलता था। ये वो सन्नाटा था जो चीखने से ज्यादा गहरा होता है। सड़कें दिन में अपनी बनावटी मुस्कान रखती हैं, पर रात के इस पहर में वे अपनी असली नंगी और वीरान शक्ल दिखा रही थी। स्ट्रीट लाइट, जिन्होंने आज के एलईडी जमाने में भी अपनी पीली जैसी रोशनी को बचा रखा था, सड़क पर यूं बिछी थी जैसे इतिहास की पुरानी डायरी के पीले पन्ने हों। मेरे काल चक्र का इंजन, यानी कि मेरा ऑटो, एक अपनी पुरानी आदत की तरह हल्की घरघराहट कर रहा था। ये सिर्फ एक आवाज़ नहीं थी, बल्कि ये मेरे जिंदा होने का रेडियो सिग्नल था। मीटर, जिसे मैंने आज अपनी आखिरी सवारी के लिए ऑफ पर सेट कर रखा था, अपनी खामोशी से आने वाले तूफान की चेतावनी दे रहा था। मैंने खुद से वादा किया था कि एक और सवारी और फिर एक और घर, और फिर तभी चीज़ें बदलने लग गई। उस वक्त समय ने अपनी धुरी पर घूमना बंद कर दिया था। ऑटो रिक्शा में एक असामान्य झुकाव आया। वो मामूली नहीं था, वो था वजन, यानी कि पीछे की सीट पर कोई बैठा हुआ था। लेकिन इस वजन ने ऑटो का संतुलन इस तरह बिगाड़ दिया था जैसे किसी अदृश्य लेकिन विशाल चट्टान को सीट पर रख दिया गया हो। और उस पल मेरे केबिन का तापमान अचानक ही 33 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया। ये ठंड साधारण दिसंबर की रात की ठंड नहीं थी, ये थी रूह की ठंड। ऐसी ठंड जो सीधे आपके पोर पोर से नमी और गर्मी सोख लेती है। लेकिन हैरान की बात ये थी कि मेरे ऑटो का मीटर, जिसे मैंने ऑफ किया था, लेकिन फिर भी वो अपनी सुई को जोर से खींचकर अपने आप ऑन हो चुका था। तभी मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरी उंगलियां जैसे किसी बर्फीली पकड़ में जम गई हों। वो हिल ही नहीं पा रही थी। सड़क आगे भाग रही थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि समय और दिशा दोनों ही बदल चुके थे। हम एक समांतर रास्ते पर थे,
दुकानें, साइन बोर्ड, शहर की परिचित रेखाएं, सब कुछ धुंधले और अपरिचित हो रहे थे। लेकिन पीछे से कोई आवाज नहीं आई थी, ना सांस की आवाज, ना ही कपड़ों की सरसराहट और ना ही सीट के चमड़े पर वजन के कारण आई हल्की सी चरमराहट, जैसे कि वहां पर कोई हो ही ना हो, लेकिन वहां पर किसी का वजन महसूस हो रहा था। शीशे पर मेरी सांसों से बनी भाप एक काली स्क्रीन की तरह वहां पर फैल गई थी। मेरी दिल की धड़कनें ड्रम बीट की तरह मेरे कानों में गूंज रही थी। तभी मैंने हिम्मत की तो मैंने अपने भीतर की उस खतरनाक उत्सुकता को जागृत किया। मैंने उस धुंधले शीशे में झांका, लेकिन धुंध के बीच भी मेरी आंखें एक पैटर्न पकड़ रही थी, लेकिन सीट खाली नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवा ने किसी इंसान का आकार ले लिया हो। मेरी आंखें जो देख रही थी उसे दिमाग मानने को तैयार ही नहीं था। मेरा दिमाग कहता कि ये तर्क है, लेकिन मेरी आंखें कहती कि ये दहशत है। पर सामने की सड़क अब संकरी हो गई थी। मैं किसी जंगल अतीत की किसी वीरान राह पर था। दोनों तरफ पेड़ थे, पुराने, विशाल, और उनके तने पर कोई पत्ता भी नहीं था। उनकी शाखाएं सड़क पर ऐसे झुकी थी जैसे वे मुझे चेतावनी दे रहे हों या मुझे रोकना चाहती हो। स्ट्रीट लाइट भी वहां पर गायब हो चुकी थी। सिर्फ मेरी हेडलाइट थी जो उस अंधेरे के विशाल कैनवास को काटती हुई जा रही थी। लेकिन मेरे मीटर की सुई आगे बढ़ रही थी। मैं एक ऐसी सवारी था जहां का रास्ता अज्ञात था और सवारियों का किराया आत्मा से वसूला जाता था। फिर अचानक ही मेरे पीछे की अदृश्य ऊर्जा और बढ़ गई। मेरे गर्दन पर जैसे किसी ने बर्फीली उंगलियों का एक हार रख दिया हो। ऑटो का शीशा अपने आप ही हिलने लगा। तभी मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन पेडल नरम पड़ चुके थे। मैं बेबस था उस वक्त। तभी एक एहसास हुआ, अविश्वसनीय रूप से बहुत ही नजदीक, जैसे कोई मेरी सीट के ऊपर झुक गया हो। मैं उसकी सांस महसूस कर सकता था। अगर वो सांस ले रहे होते तो। मैंने धीरे धीरे जैसे किसी पुरानी मशीन के पुर्जे घूमते हैं अपनी गर्दन को घुमाया और पीछे मुड़कर देखा तो सीट खाली थी। वहां पर कोई नहीं था, ना तो कोई आदमी और ना ही कोई छाया और ना ही कोई कपड़ों की सिलवट। लेकिन ठंड वही थी और वजन भी वही था और मीटर अब भी चल रहा था। अगर सीट खाली है तो ये सब क्या है और मेरे रोंगटे क्यों खड़े हो रहे हैं? ऑटो का संतुलन भी क्यों बिगड़ा हुआ है? मैंने दोबारा से देखा, लेकिन फिर भी वो सीट खाली थी। लेकिन तभी मेरे दिमाग में एक फ्लैश हुआ, जो बैठा है वो दिखता नहीं है, वो बस महसूस होता है, एक खाली जगह को भर देता है। मैं बस लाचार होकर अपने ऑटो को आगे बढ़ा रहा था। सड़क एक वीरान बस स्टैंड पर आकर अब खत्म हो गई थी, जहां पर टूटी हुई कंक्रीट की बेंचें, जंग खाए हुए लोहे के खंभे और दीवारों पर काले जलने के निशान, जैसे किसी ने यहाँ से जीवन को मिटाकर उसकी राख पोत दी हो। तभी मेरा ऑटो रुक गया और मीटर अपनी आखिरी टिक टिक के साथ बंद हो गया। ठंडे एक झटके से गायब हो गई, जैसे किसी ने बटन दबा दिया हो। फिर मैंने राहत की सांस ली, पर मेरे हाथ पैर कपकपा रहे थे, लेकिन मैं बच गया था। मैंने फिर से पीछे देखा तो सीट अभी भी खाली थी। फिर मैंने खुद को तर्क का इंजेक्शन दिया, शायद थकान या दिमाग का वहम है ये। फिर मैंने ऑटो को मोड़ा और वापस से रोशनी की तरफ चल पड़ा। लेकिन तभी शीशे में मुझे कुछ दिखा जो कि विश्वास करने लायक नहीं था। पीछे की सीट पर मेरी ही छाया बन रही थी, वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन उन आंखों में डर नहीं था, उनमें एक शांति छाई हुई थी। तभी मैंने जोर से अपनी पलकें झपकाई और शीशा साफ किया तो सीट खाली थी। दोस्त रात में घर लौट आया और फिर उसके बाद जाकर सारी चीजें सामान्य हो गई। लेकिन अगली रात ठीक 2:33 पर ऑटो रिक्शा फिर से झुका और मैं जान गया कि कुछ सवारियां अपने रास्ते पर नहीं उतरती हैं, वो बस अपना अंतिम किराया वसूल करती हैं। और हाँ, कुछ सवारियां पीछे मुड़कर देखने पर ही खाली होती हैं, क्योंकि असली यात्री आप नहीं, बल्कि आपकी जगह ले चुका आपका डर होता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। तो मैं जल्दी मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।
सुधांशु जी जैसी याददाश्त के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि वो न सिर्फ किताब बताते हैं, जाके किताब पढ़िए डॉक्टर अंबेडकर की हु वर शूद्रास, फिर चैप्टर बताते हैं, फिर बताते हैं चौथी लाइन पे जाके पढ़ लेना। चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3। तो इतना मेमोराइज कैसे होता विकिपीडिया ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स सुधांशु त्रिवेदी जी का। है? ऐसा हुआ कि आप किसी डिबेट में गए, कुछ गलत निकल गया और फिर आपको लगा कोई बात नहीं, इनको कौन सा पता है। हमारे वेदों में क्या क्या लिखा है, क्योंकि दुनिया में जो जो प्रूफ होता है सुधांशु जी कहते हैं हमारे वेदों में लिखा हुआ है। तो एक बार सुधांशु जी बता दें कि ये रह गया ताकि बहुत पेटेंट करवा। अच्छा प्रश्न किया है। नेहरू जी ने और कितनी गलती की थी, भी होता तो होता, नेहरू जी पे डाल दिया गया, उन्होंने ये किया था। नेहरू जी में हिटलर की झलक दिखती, 0 वोट मिले नेहरू जी को। वो नेता जिसको उसकी पार्टी में किसी ने नेता नहीं माना। नेहरू जी और मोदी जी में बराबरी नहीं हो सकती। तक्षशिला या नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी आप